दुनिया में कुछ समुदाय इतने अकेले होते हैं कि उनका अस्तित्व ही एक शिकायत बन जाता है। ड्रूज समुदाय उन्हीं में से एक है। ना ये मुसलमान है और ना ही गैर। हर कोई इन्हें अपना कहने में झिझकता है और दुश्मन कहने में देर नहीं करता है। और यही बात आज फिर हमें देखने को मिल रही है सीरिया में। ये पूरा मामला क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। 13 जुलाई 2025 को सीरिया के दक्षिणी शहर स्वेदा में ड्रूज और सुन्नी बेदौइन कबीले के बीच झड़प होती है। 4 दिन तक हिंसा चलती है और इसमें 350 से ज्यादा ड्रूज समुदाय के लोग मारे जाते हैं। इसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, किसी को भी नहीं बख्शा जाता है। ये सब देखने पर सीरियाई सेना आती है, लेकिन बचाने नहीं बल्कि सजा देने के लिए। गलियों में गोलियों की आवाजें आती हैं, घर जलाए जाते हैं और रदवान गेस्ट हाउस में दर्जनों ड्रूज को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी जाती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 12 नहीं बल्कि 19 लोग मारे गए हैं। फिर वीडियो सामने आती है, यहाँ कैद कि ड्रूज की दाढ़ियां जबरदस्ती काटी जा रही थी। हिंसा के बाद लाशें सड़कों पर बिखरी थी, चारों ओर बंदूकों की गरज सुनाई दे रही थी। इसी बीच इजराइल की एंट्री होती है और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहते हैं कि सीरियाई सरकार ड्रूज को खत्म करना चाहती है और हम चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे में ड्रूज पर हमले बंद किए जाएं, वरना जिस तरह से तुम्हारी सरकार बनी है उसी तरह से वो खत्म भी कर दी जाएगी। फिर इजरायली फौज सीरिया पर मिसाइलें बरसाती है। दमिश्क के डिफेंस मिनिस्ट्री और आर्मी हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया जाता है। इजराइल का तर्क है कि वो ड्रूज समुदाय की रक्षा कर रहा है। अब सवाल यही है कि ये ड्रूज आखिर है कौन? ड्रूज समुदाय 11वीं सदी में अस्तित्व में आया था। ये शिया इस्लामी मत से निकले, लेकिन बाद में एक अलग रास्ता चुन लिया। इन्हें मुस्लिम समुदाय वाले ही मुस्लिम नहीं मानते हैं, हालांकि इनकी भाषा अरबी है और नस्ल अरब। ये एकेश्वरवादी हैं, लेकिन कुरान, हदीस या इस्लामी रिवाजों को नहीं मानते हैं। नमाज, रोजा, हज कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि ये पुनर्जन्म में यकीन करते हैं। ड्रूज इतने ज्यादा रूढ़िवादी हैं कि ये ना धर्म परिवर्तन करते हैं, ना करवाते हैं, ना किसी से शादी करते हैं, ना किसी और धर्म को अपने से मिलाते हैं। और शायद यही इनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। ड्रूज आज मुख्य रूप से सीरिया, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन में रहते हैं। सीरिया में सबसे ज्यादा करीब 5 लाख ड्रूज हैं, जो दक्षिणी पहाड़ी इलाके स्वेदा या जबल अल ड्रूज में रहते हैं। इजराइल में भी इनकी आबादी करीब 1.5 लाख के आसपास है। ये इजराइल की सेना में भर्ती होते हैं, टैक्स भरते हैं और देश के लिए लड़ते भी हैं, लेकिन दिल से आज भी गोलान हाइट्स के बहुत से ड्रूज खुद को सीरियाई ही मानते हैं। अब एक अहम मोड़ आता है जब सीरिया की सत्ता बशर अल असद से हटकर ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। और ये सरकार का चेहरा कौन है? अहमद अल शरा, जो पहले ISIS कमांडर था और अब उसका नाम था अबू मोहम्मद अल जलानी। ये वही आदमी है जिस पर अमेरिका ने कभी $10 मिलियन का इनाम रखा था। अब वही इंसान सूट बूट पहनकर अमेरिका की सहमति से सीरिया का अंतरिम राष्ट्रपति बन चुका है। और ड्रूज फिर से एक बार सोच में पड़ गए हैं। उनका भय ये है कि वो असद की तानाशाही से ही डरते हैं और अब इस खलीफा जैसे पुराने जिहादी से कैसे बचेंगे। 28 अप्रैल को जब ड्रूज लड़ाकों ने सुन्नी बेदौइन लड़ाकों के हमलों का विरोध किया था, तो सीरियाई सेना खुद बेदौइनों के साथ खड़ी हो गई थी और शुरू हुआ एक तरह का एथनिक क्लेंजिंग। सिर्फ ड्रूज ही नहीं, कुछ ही हफ्तों में ईसाई और अलावी समुदाय भी इसी सरकार के जिहादी विचारों का शिकार बने। दावा किया गया था कि नई सरकार इंक्लूसिव होगी, लेकिन मार्च में बनी कैबिनेट में सिर्फ एक ड्रूज मंत्री को ही शामिल किया गया था। अब अगर इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करें तो ये सिर्फ सीरिया की कहानी नहीं लगती है। कुछ समय पहले बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही देखा गया था। अमेरिका जैसे ही वहां की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ, जमात इस्लामी जैसे कट्टर संगठनों को ऑक्सीजन मिल गया था और नतीजा ये हुआ था कि सबसे पहले हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू किए गए थे। जबरन धर्मांतरण, मंदिरों पर हमले की खबरें और गांव से लोगों को भगाया जाना, ये सब अचानक से एक पैटर्न बन गया था। और अब सीरिया में देखिए, अमेरिका एक ISIS प्रेरित पूर्व आतंकी को ट्रांजिशनल राष्ट्रपति बना देता है और कुछ ही हफ्तों में ड्रूज और ईसाइयों का सफाया शुरू हो जाता है। तो सवाल है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है
जब भी अमेरिका कहीं लोकतंत्र बचाने की कोशिश करने का नाटक करता है तो लोकतंत्र बचता है या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन वहां पर माइनॉरिटी जरूर मरने लग जाती है। यही हमने इराक में देखा, लीबिया में देखा और अब बांग्लादेश में भी देख रहे हैं। और यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, भारत जो खुद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसके यहाँ भी एक ऐतिहासिक समस्या रही है, क्या वो इस स्थिति से कुछ सीख पाएगा? हमने देखा कि मध्य पूर्व में यजीदी समुदाय के साथ क्या हुआ था। उन्हें जबरन इस्लाम अपनाने या मौत चुनने के बीच खड़ा कर दिया गया था। आज वही सिलसिला ड्रूज समुदाय के साथ भी दोहराया जा रहा है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी जिहादी मानसिकता के चरम पर आते ही हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। और यही मानसिकता भारत में भी समय समय पर दिखती आती है, चाहे वो कश्मीर में रलिफ गलिफ चलिफ जैसे नारे हों या फिर जनसंख्या के असंतुलन के जरिए हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करने की सुनियोजित प्रक्रिया। ये एक चेतावनी है उन हिंदुओं के लिए जो ये मानकर आश्वस्त हैं कि वो 80% है। संख्या कोई सुरक्षा नहीं देती जब सामने वाली विचारधारा घातक हो और सत्ताधारी मानस उसे पनाह दे रहे हो। जिस दिन ये जिहादी मानसिकता पूरी ताकत के साथ हमारे बीच खड़ी होगी, उस दिन हमारे साथ भी वही होगा जो यजीदी और ड्रूज के साथ हुआ है। वो हमें हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज, कास्ट इन सारी जैसी डिबेट्स में उलझा के रखते हैं ताकि हम इस खतरे को देख ना सकें। यही ड्रूज की असली त्रासदी भी है। वो कहीं भी पूरी तरह अपने नहीं है। हर देश में बस एक यूजफुल माइनॉरिटी जब तक चुप है ठीक है, अगर वो बोले तो मिटा दिए जाएंगे। मिडिल ईस्ट की कहानी सिर्फ यहूदी, मुस्लिम और ईसाई धर्मों की नहीं है, वो उन अनसुने समुदायों की चीख भी है जो हर बार इतिहास के हाशिए पर फेंक दिए जाते हैं और जिहादी मानसिकता द्वारा कुचल दिए जाते हैं। देखते रहिए ऑप इंडिया।